यार जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ समरीज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं डिटेल्ड एनसीईआरटी समरीज, यानी कि इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे तुम आंसर में मेंशन करोगे तभी तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे। और इसलिए ये डिटेल्ड समरी पूरी ध्यान से सुनना। पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का ओवरव्यू, फिर डिटेल्ड समरी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर एमसीक्यूज भी। और हाँ, हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी तुम्हें मिलेगी वर्कशीट। वर्कशीट में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इस बार के लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यार ये चैप्टर एक्चुअली डायरी है, डायरी का एक्सट्रैक्ट। डायरी लोग लिखते हैं, एने फ्रैंक भी डायरी लिखती थी और उनके डायरी के कुछ पेजेस को उठाकर बनाया गया ये चैप्टर। अब डायरी क्यों लिखती थी, क्या लिखती थी, सब इसमें डिस्कस है। इसलिए आ जाओ थोड़ा सा बैकग्राउंड में इस स्टोरी के, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। अब इस समय में जर्मनी सब जगह कैप्चर करता चला जा रहा था। कैप्चर करते करते वो पहुंच चुका था नेदरलैंड्स। और ये हमारे जो लोग हैं, एने फ्रैंक की फैमिली, ये थी ज्यूइश पीपल, जिससे जर्मनी बिल्कुल ज़्यादा अनटचेबल समझता था, अनटचेबल, और उन्हें मारने के लिए हमेशा रेडी रहता था, कंसंट्रेशन कैंप में मारता था। और उनसे बचने के लिए, जर्मनी से बचने के लिए ये लोग भाग जाते हैं नेदरलैंड से। कहाँ? एम्स्टरडैम। पूरी फैमिली एम्स्टरडैम भाग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है यार, एम्स्टरडैम ये लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय छुपते हैं, 2 साल तक ये छुपे रहते हैं एम्स्टरडैम में। बट उसके बाद जब नेदरलैंड में भी कैप्चर पूरे तरह से हो जाता है जर्मनी का, उसके बाद फाइनली ये लोग पकड़ा जाते हैं और हाँ, सब लोग वहीं पर कंसंट्रेशन कैंप में आखिर मारे जाते हैं। बट एक लोग बच जाते हैं वहां से। कौन? एने फ्रैंक के पापा। सिर्फ वो एक बंदा पूरी फैमिली में बचता है, जिनका नाम है ओट्टो फ्रैंक। ठीक है, वो एक लोग बचते हैं तो वो वापस जाते हैं अपनी जगह पर। कहाँ पर? जहाँ वो पहले रहते थे, एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम में जाते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? हाँ, ये एने फ्रैंक की डायरी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि डायरी तो है नॉर्मल सी, इसमें क्या रखा है, लेकिन नहीं। वहां जाकर उस डायरी को वो संभाल कर निकालते हैं और वो डायरी यूनिक होती है। अगल बगल के लोग भी कहते हैं कि ये बिल्कुल यूनिक डायरी है। तो वो इस डायरी को इंग्लिश में प्रिंट करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं और उसे ये नाम देते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। शुरू करते हैं डिटेल्ड समरी। यार अब मैं यहां से जो कुछ भी तुम्हें बताऊंगा, ये वो सारी चीजें हैं जो एने फ्रैंक की डायरी के उन पेजेस में लिखा था, जिन पेजेस से ये चैप्टर बना है। स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले ही जान लो कि ये डायरी लिखी गई है 20 जून 1942 में, और उसी के हैं ये कुछ पेजेस। डायरी शुरू होती है कैसे? इस बात को लेकर कि एने फ्रैंक डायरी लिखना शुरू ही क्यों कर रही है। एने फ्रैंक जो कि एक 13 साल की लड़की है, वो डायरी लिखना क्यों शुरू कर रही है इस उम्र में? देखो, इस बात का 3 रीजन वो देती है बेसिकली। पहला रीजन कि उसके दिमाग में काफ़ी पजल्स बन गई थी, उसके ऊपर काफ़ी बोझ था उसके सीने पे, जिसे उसे हल्का करना था, यानी कि थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है ये वर्ड। इसके बाद क्या था सेकंड रीजन? सेकंड रीजन था यार कि उसका ऐसा मानना था कि पेपर हैव मोर, फार मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि लोग जो होते हैं उनसे तुम कुछ अपनी बातें बताओगे, वो अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे, बातें बढ़ाते चले जाएंगे। कभी वो तुम्हारी बात को सपोर्ट करेंगे तो कभी वो तुम्हारी बात के लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे उल्टा। लेकिन पेपर ऐसा कभी नहीं करता। पेपर तुम्हारी बात को ध्यान से सुनता है, चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती जाती हैं जो तुम्हारे माइंड में पजल बन के रखी होती हैं। और इस पर काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड रीज़न वो बताती है, जो कि मेन रीज़न है यार। क्या है मेन रीज़न? कि उसका कोई दोस्त नहीं है। उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो डायरी लिखती है। अब सुनो ध्यान से, इसके आगे यानी फ्रैंक पूरा एक्सप्लेन करती है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी को जानती नहीं है, उसके तो फैमिली है पूरी अच्छी, और उसके पास उसकी बड़ी बहन है 16 साल की, वो खुद 13 ईयर ओल्ड है, उसकी एल्डर सिस्टर 16 ईयर ओल्ड है, उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, और हाँ, उसके पास ऐसे टोटल 30 पीपल हैं। 30 पीपल, उनके क्लासमेट्स और नेबर सबको मिलाकर, जिसे वो अपना फ्रेंड कह सकती है। बट वो एक्चुअली किसी को भी अपना ट्रू फ्रेंड मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ जल्दी कन्फाइड नहीं करती है। आ गया एनसीईआरटी का वर्ड कन्फाइड। अब कन्फाइड का मतलब क्या होता है? अपनी प्राइवेट चीज़ें पर्सनली किसी को बताना और उस पर ट्रस्ट करना। ये चीज़ हमारी एने फ्रैंक से नहीं हो पाती है, और शायद यही वो मेन रीज़न मानती है अपने किसी भी ट्रू फ्रेंड ना होने का। और इसीलिए वो बनाती है डायरी, और अपनी डायरी को ही मानती है अपना बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, और अपनी डायरी को एक नाम भी देती है। क्या नाम देती है? किटी, KITTY। डायरी लिखने से पहले वो अपनी लाइफ के बारे में एक ब्रीफ स्केच देती है कि एक्चुअली वो है कौन, और उस ब्रीफ स्केच में वो स्टार्ट करती है कहाँ से? अपनी फैमिली से। बोलती है कि मेरे फादर बहुत ही अडॉरेबल फादर हैं, जिन्होंने शादी की फाइनली जाके 36 की एज में। कब?
जब उनकी मदर हो गई थी 25 ईयर्स ओल्ड। यानी कि शादी कब की? जब वो थे 36 और उसकी मदर 25। उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है मैरगॉट, ठीक है। उसका जन्म कहाँ हुआ है? फ्रैंकफर्ट में ही, जर्मनी में। और वो खुद एने फ्रैंक फ्रैंकफर्ट में रह रही है। कब तक? बस तब तक जब तक वो 4 साल की होती है। उसके बाद कहाँ आ जाती है? देखो उसके बाद क्या होता है, उसके पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर चले जाते हैं होलैंड। तो उसे और उसकी बहन को भेज दिया जाता है कहाँ? आचेन। आचेन क्या है? एक जगह है अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो दोनों अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं रहते हैं। वो लोग भी लीव कर जाते हैं होलैंड के लिए कुछ महीने बाद। पहले उसकी सिस्टर लीव करती है, फिर कुछ महीने बाद वो भी लीव करती है। अब इसके बाद वो बताती है अपने स्कूलिंग के बारे में। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था पढ़ना? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। यहाँ वो पढ़ती है क्लास 6 तक। और 6th क्लास के बाद उसकी टीचर रहती है जो 6th क्लास में, मिसेस क्यूपरस। वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, हेड मिस्ट्रेस रहती है वहाँ की। उसके बाद एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल होता है, यानी कि वो दोनों काफ़ी निराश होते हैं, दोनों रो रहे होते हैं आपस में। इसके बाद जब उसका फेयरवेल हो जाता है तो एक काफ़ी दुखद न्यूज़ आती है सामने कि 1941 में ग्रैंड माउस की बीमार पड़ जाती हैं और फाइनली 1942 में ग्रैंड माउस की मर जाती हैं। और इस साल वो बर्थडे भी नहीं बनाती अपना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थी अपनी ग्रैंड माँ के साथ। वापस आ जाती है वो अपने स्कूल इंसिडेंट्स पे, स्कूल लाइफ में, और एक इंसिडेंट शेयर करती है अपने क्लास का, जहाँ पर उसकी पूरी क्लास डरी हुई होती है। सबके सब आपस में बात कर रहे होते हैं, यार कि इस साल कौन पास होगा, कौन फेल होगा। क्यों डरी होती है? क्योंकि वही वो दिन होता है जब उनका रिजल्ट आने वाला था कि कौन अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है और कौन नहीं। देखो वो बिल्कुल श्योर होती है अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। ना ना बेटा, लेडीज फ्रेंड, लेडीज गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पर है उसकी सारी फीमेल्स फ्रेंड। मेल्स के बारे में उसे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फीमेल्स के बारे में वो काफ़ी श्योर थी सारे सब्जेक्ट में, बस एक सब्जेक्ट को छोड़कर। क्या था? मैथ्स। क्यों श्योर नहीं थी? बताती है वो आगे कि मैथ्स के जो टीचर हैं, ही इज़ एन ओल्ड फोगी। फोगी का मतलब क्या होता है? एन ओल्ड फैशन पर्सन, बिल्कुल पुराने जमाने के टीचर। उनका नाम क्या रहता है? मिस्टर कीजिंग। अब मिस्टर कीजिंग क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स। और मिस्टर कीजिंग पड़े रहते हैं हमारी एने फ्रैंक के पीछे। क्यों? क्योंकि मिस्टर कीजिंग परेशान हो जाते हैं, एने इतना बात करती है क्लास में, बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करती रहती है। और इसीलिए वो परेशान होकर एक बार उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं मिस्टर कीजिंग। क्या होता है वो एक्स्ट्रा होमवर्क? ध्यान से सुनना। वो रहता है एक एस्से। एस्से का सब्जेक्ट टॉपिक क्या रहता है? अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? चपड़ चपड़ बात करने वाले लोग, ठीक है। इस पर मिल जाता है ऐसे। अब इससे पहले कि वो सोचती कि इस पर मैं लिखूंगी क्या, जल्दी से वो डर के मारे जॉट कर लेती है। जॉट एनसीईआरटी का मतलब होता है नोट करना। नोट कर लेती है टॉपिक कि घर जाके मैं इसे लिखूंगी। अब घर पे आती है, बट असल में अगर ये हमें मिलता तो हम इसे रैम्बल कर देते इस टॉपिक को। रैम्बल का मतलब होता है कि बस लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देना बिना किसी एम के। बट ये काम वो वहाँ नहीं कर सकती थी क्योंकि मिस्टर कीजिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो क्या करती है, उसे कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट चाहिए था, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट चाहिए थी जिसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग को यकीन होता कि ये खुद से नहीं करती है, जानबूझ के नहीं करती है, बट सच में यार वो एने कुछ ज़्यादा बोलने की उसकी आदत है। तो वो उस ऐसे में लिख देती है, 3 पेज के ऐसे में लिखती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि स्टूडेंट्स ट्रेट है, यानी कि स्टूडेंट्स अक्सर बात करते हैं। दूसरा कि वो अपना पूरा ट्राई करती है कि इस चीज़ को कंट्रोल में रखे, लेकिन नहीं कर पाती है। तीसरा रीज़न ये, सबसे बड़ा रीज़न ये कि वो उसका एक इनहेरिटेड ट्रेट है। उसकी मदर भी खूब ज़्यादा बात करती हैं, इसलिए उसे लगता है कि ये वहीं से मेरे अंदर आया और मैं भी इसलिए खूब ज़्यादा बात करती हूँ। मिस्टर कीजिंग अगले दिन ये पढ़ते हैं 3 पेज का ऐसे और वो खूब हंसते हैं। हंसते 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 नहीं, रस्ते नहीं कटे इनके। हंसते हंसते एक और ऐसे दे दिया। क्या दिया इस बार? सेकंड ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल उन्होंने, कीजिंग ने यहीं से वर्ड उठाया था। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको सही ना किया जा सके। उसने बोला ना इन्हें कि मैं इसे सही नहीं कर सकती, तो लो भाई एक और ऐसे, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इसे भी वो लिख कर अपने तरीके से दे देती है अगले दिन। और मिस्टर कीजिंग ये पढ़ते हैं, बट वो होमवर्क उन्हें बड़ा पसंद है देना, तो वो एक और होमवर्क दे देते हैं बिना किसी कंप्लेन किए। पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था। अगला ऐसे का टॉपिक वो देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब ये टॉपिक सुनते ही पूरी क्लास हंसने लग जाती है, यहाँ तक कि एने भी हंसने लग जाती है, बट अपने आप को रोकती है। फिर वो सोचने लगती है कि यार हंसना छोड़ो, 2 ऐसे इन्होंने दिया, 2 ऐसे में तो मैंने अपनी इंजेनिटी खो दी है। इंजेनिटी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनलिटी एंड इंटेंटिवनेस, यानी कि जो कुछ भी उसके पास था चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पे लिखने को, वो सब तो 2 ऐसे में उसने लिख दिया है। अब ये थर्ड टॉपिक पे क्या लिखे? बट उसकी फ्रेंड हेल्प करती है। उसके फ्रेंड का नाम क्या होता है?
सन्नी, ठीक है, इस नेम को याद रखना। वो अच्छी होती है पोएट्री पे, तो उसकी हेल्प करती है किसमें, इस अगले ऐसे को पोयम की तरह वर्स में लिखने को, वर्स में यानी कि राइमिंग में लिखने को, ताकि मिस्टर कीजिंग इसे पढ़ें। और सिर्फ इतना ही नहीं, एने दिमाग लगाती है कि वो जो भी लिखेगी इस बार वो एक तरीके से टॉन्ट, एक जोक की तरह लिखेगी अपने टीचर के ऊपर। तो वो उसमें क्या लिखती है पोयम में, पोयम में रहता है एक ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें एक मदर डक होती है, एक फादर स्वैन होता है, जिसके क्या होते हैं, 3 डकलिंग्स होती हैं। एक फैमिली है यहाँ पर डक्स की, मदर, फादर और 3 डकलिंग्स, 3 बच्चे। अब उन तीनों बच्चों को जो फादर रहता है ना, वो टक 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 मार देता है। क्यों मार देता है, ये कहकर, ये आर्ग्यू करके कि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं। अब यार ये पोयम तो यहाँ पर काफ़ी ब्रीफली समझाई गई है, बट एक्चुअली इस पोयम का एक काफ़ी डीप मीनिंग था, जिसे वो मिस्टर कीजिंग अगले दिन पढ़ते हैं, पूरी क्लास में पढ़ के सुनाते हैं, खुद पढ़ते हैं, अलग अलग कई क्लासेस में जाके सुनाते हैं, क्योंकि इस पोयम का काफ़ी गहरा असर पड़ा था मिस्टर कीजिंग पे कि यार ये सही बात है कि हम किसी को सिर्फ बात करने के चक्कर में उसे चुप नहीं करा सकते, उसे खुद को एक्सप्रेस करने से रोक नहीं सकते। और ये बात मिस्टर कीजिंग को समझ में आती है, और एक्चुअली क्या होता है, मिस्टर कीजिंग थोड़े से सुधर जाते हैं। अगली बार से, अगली क्लासेस से वो थोड़ा थोड़ा जोक्स भी मारना स्टार्ट कर देते हैं क्लासेस में। तो फाइनली 3 ऐसे के बाद एने का काम होता है सक्सेसफुल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एने ऐसा क्यों कहती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है पीपल से। मैंने तुम्हें पहले बताया, क्योंकि पेपर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पेपर ह्यूमंस की तरह आर्ग्यू नहीं करते हैं, और पेपर शांति से तुम्हारी बात सुनता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई डिड द एंटायर क्लास क्वेक इन इट्स बूट्स। अब ये भी एक एनसीईआरटी का ही वर्ड है, जिसका मतलब है कि एंटायर क्लास डरी क्यों रहती है, नर्वस क्यों रहती है। क्यों, क्योंकि उस दिन अनाउंस होने वाला रहता है कौन प्रमोट होगा और कौन उसी क्लास में वापस रिपीट करेगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड सैने हेल्प एने फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एसे। पता है ना सैने कौन है, उसकी फ्रेंड जिसने पोयम के तरह वर्स में लिखवाया था थर्ड एसे। कौन सा ऐसे था वो थर्ड एसे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर कीजिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। एक्सप्लेन, यानी कि डिटेल में तुम बताओ। पहले तो 2 ऐसे लिखती है जिसे वो पढ़ते भी हैं मिस्टर कीजिंग, उसके बाद तीसरे ऐसे में वो इस तरीके से जोक की तरह उनके ऊपर और काफ़ी डीप मीनिंग पोयम लिख देती है कि जिसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग को सच में रियलाइज़ होता है कि किसी को एक्सप्रेस करने से हम नहीं रोक सकते, सिर्फ इस बात के लिए कि वो ज़्यादा बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज मिस्टर कीजिंग, जहां पर तुम्हें पूरा डिटेल करना होगा। तो तुम डिटेल में समझा सकते हो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लोग जो ज़्यादा बोलते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे इस चैप्टर के। सबसे पहला एमसीक्यू कि डायरी का नाम क्या था, सबको पता है किटी। अब एक और एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि पहले ऐसा कौन था, दूसरा ऐसे कौन था, तीसरा ऐसे कौन था। तो उसी को मिला के एक एमसीक्यू बना दिया मैंने कि विच वॉज नॉट द टॉपिक ऑफ ऐसे। क्या टॉपिक नहीं था, ये 3 तो टॉपिक थे ऐसे कि तुम्हें पता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4th वाला गलत लिखा है तो इसे काट दो। तीसरा एमसीक्यू ये रहेगा कि वो डायरी किस डेट को लिखी गई थी। डेट तुम्हें मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था यार, 20 जून 1942। अब नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यू ये है कि कौन रहता है जो एनए की मदद करता है थर्ड ऐसे, लास्ट ऐसे लिखने में वर्स में। तो वो रहती है सन्ने। ठीक है, ये नाम याद रखना। और सारे एमसीक्यूज, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, सब कुछ डिटेल में हमने कवर कर लिया है। चाहो तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ जरूर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट सॉल्व कर लेना। ये वीडियो सब में बांट दो यार, ये चैनल सब में फैला दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि कुछ भी मिस ना हो। और फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।